अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ, मजदूरों की उन खबरों की तरफ जो एक अलग तरह की त्रासदी से गुजर रहे हैं। अब सरकार ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। राज्य सरकारों को अलग अलग राज्य सरकारों से बातें करनी होगी और फिर उन मजदूरों की पहचान करनी होगी और तब जाकर उन्हें लाया जाएगा। ध्यान रहे कि इस कार्यवाही में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर इधर से उधर होंगे। सर मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जा पाता। मेरी माँ की बहुत जल्द तबीयत खराब रहती है। गुड़गांव के मानेसर की एक कंपनी में हेल्पर का काम करने वाले 42 साल के जगदीश के आंसू और बेबसी देखकर कलेजा फट जाता है। घर मेरे आने का मन नहीं कर रहा। मैं यहाँ फंस गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले जगदीश गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बार बार बस स्टॉप जाकर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जाने वाली बसें शुरू तो नहीं हो गई। माँ बीमार है और अपने बेटे को देखना चाहती है, मगर जगदीश बेबस है। मैं पूरा आईडी लेके घूमता हूँ कि मुझे घर जाने के लिए कहीं से मिल जा। मेरी माँ की बहुत जल्द तबीयत खराब रहती है। ग्वालियर में डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि जितने दिन के मेहमान उतने दिन सेवा करो। ये कहानी सिर्फ जगदीश की ही नहीं है। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में फंसे हजारों मजदूरों की है। न भरपेट खाने को मिल रहा है और न ही ये तय है कि उद्योग चालू होंगे तो उन्हें काम मिलेगा या नहीं। कितने किलोमीटर पैदल चल के गए थे खाना लेने? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल के खाना मिला है। और इस खाने में इतने खाने में कितने लोग खाएंगे? सर 10 लोग हम लोग हैं सर। इतना खाना मिला है और मुश्किल से सर छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और हम 10 लोग कैसे खाएंगे सर? इस समय व्यूअर्स बहुत बड़ी खबर, जैसा हमने आपको बोला था, इस समय की बहुत बड़ी खबर मैं रोकना चाहूंगा आपको। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा। मौलाना साद कहां पर है? देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है। मौलाना साद पर बहुत बड़ा खुलासा पूरी प्रामाणिकता के साथ हम बता रहे हैं। जाकिर नगर में छुपा है मौलाना साद। दिल्ली का ये जाकिर नगर है, यहाँ छुपा है मौलाना साद। हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं इस समय ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद छुपा है। बहुत बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। जाकिर नगर दिल्ली का एक इलाका है, वहाँ छुपा है मौलाना साद। गाजियाबाद के साहिबाबाद के हालात तो और भी खराब हैं। तंग गलियों के 8 बाई 8 के अंधेरे कमरों में एक साथ 10-10 मजदूर रह रहे हैं। जरा गरीबी का आलम समझिए। बिहार दरभंगा के मोहम्मद मुख्तार के कमरे में 9 लोग रहते हैं और कह रहे हैं कि अगर काम चालू भी हो गया तब भी यहाँ नहीं रुकेंगे। किसी तरह हमें अपना राज्य में भेज दे, हमारे अपना पंचायत में, जिला में भेज दे। बस मैं नीतीश जी से यही अपील करता हूँ। बाकी जो है हम लोग पूरी तरह से यहाँ ना खाना ना पानी मिल रहा है। कहाँ से खाएंगे? घर तो है नहीं कि चलो भाई फसल है तो वो खाओ। यहाँ भाई साहब जो भी चीज़ लाते हैं, किसी एक दिन दिया था, दूसरे दिन जो है देवे नहीं किया। 10 दिन से हम लोग ऐसे ही है। पिछले 1 महीने से भूख और जिल्लत झेल चुके ये मजदूर उद्योग चालू हो जाने पर किसी भी हाल में भी रुकने को तैयार नहीं। कुछ तो कह रहे हैं कि पैदल ही चले जाएंगे। सरकार अगर गाड़ी ना भी दे, अगर मुझे जान भी जाएगा ना तो फिर अगर एक बार ऑर्डर दे दे कि वो पैदल निकल जाए तो मैं पैदल निकल जाऊंगा, जान अगर देख। हम आपको सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, जो हमारे संवाददाता के सूत्र हैं उनके हवाले से इस खबर की जानकारी दे रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मौलाना साद जाकिर नगर में छुपा है और कोरोना पॉजिटिव होने का शक है, अंदेशा है। बहुत बड़ी खबर। मैं सीधा तबलीगी जमात के प्रवक्ता का रुख करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? अफसोस होगा आपको अगर कोरोना पॉजिटिव होगा। अगर पहले आ जाते तो शायद पता लग जाता, इलाज भी हो जाता। दूसरी तरफ आप देखें कि ऐसे बहुत से लोग हैं, नेक दिल इंसान, जो अपने सीमित संसाधनों से आम लोगों का पेट भर रहे हैं और इनकी बदौलत इस वक्त हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है। उड़ीसा से हम आपको ये कहानी दिखाना चाहते हैं। एक महिला है जिनका नाम है छाया रानी साहू। 8 एकड़ इनकी जमीन है और इस जमीन पर वो सब्जी उगाती हैं और जितनी भी सब्जियां उगती हैं वो फ्री में आसपास के गांव वालों को तालाबंदी के कारण बांट आती हैं।
और उड़ीसा के ही एक ठेकेदार हैं जो रेलवे में काम करते हैं। हर दिन 600 लोगों को, जिसमें कुछ कूली हैं, कुछ भीख मांगने वाले लोग हैं, कुछ अशक्त लोग हैं, उनका पेट भरते हैं। ऐसे ही नेक दिलों के दिल वाले लोगों की बदौलत कई लोगों के पेट भर रहे हैं। छोटे छोटे घेरों में बैठकर खाना खाते बच्चे उड़ीसा के बरगढ़ जिले के हैं। घेरे इसीलिए बनाए गए ताकि खाना खाते वक्त भी शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जा सके। इनमें से कई बच्चे अनाथ हैं तो कईयों के परिवार पर कोरोना संकट की मार पड़ी है। घर में 2 जून की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है। ऐसे लोगों के लिए उड़ीसा में बरगढ़ के गुड्डी राव फरिश्ता बनकर आए हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों मजदूरों की हालत खराब है। लोग लॉकडाउन में खाने और पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे लोगों को गुड्डी राव 24 मार्च से खाना खिला रहे हैं। वो हर रोज करीब 600 लोगों को 2 टाइम खाना खिलाते हैं। महीना 2-3 दिन हो गए खाना यहाँ मिला। मतलब पहले 2-3 रोज के पहले हम यहाँ आ गए हैं, और बाद में गाड़ी मोटर सब बंद हो गए। फिर खाना वाना ये होती जाना नहीं हुई, तो यहाँ 2 टाइम खाना मिला। हम दूसरे क्यों क्या बोल रहे हैं, अपने आप को खुद बोल रहे हैं। हमारा घर यहाँ नहीं है, यूपी काशी बनारस है। बाबतपुर एयरपोर्ट के बगल अमौद गांव है, वहाँ हमारा घर है। यहाँ हम लोग रह रहे थे। हम लोग अगर इस लॉकडाउन में खुद अगर सपोर्ट नहीं पाते गुड्डी सर का, तो हम लोग खुद खाने के लिए तबाह हो जाते हैं। गुड्डी राव एक छोटे मोटे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं। महीने में 30 से 40 हजार रुपये कमा लेते हैं। लॉकडाउन से उनका भी काम बंद है, लेकिन इन गरीबों के लिए उनका दिल खुला है। गुड्डी राव सुबह 4 बजे से खाने की तैयारी में लग जाते हैं। सब्जी लाते हैं, अपने स्टाफ के साथ खाना बनाते हैं और फिर मारुति वैन में खाना भरकर निकल पड़ते हैं। करीब 6 महीने पहले गुड्डी राव ने गरीबों को खाना खिलाने की एक मुहिम शुरू की। तब वो 10 रुपया में खाना खिलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब फ्री में खाना खिला रहे हैं। बीते 1 महीने में गुड्डी राव करीब 3 लाख रुपए इस काम में खर्च कर चुके हैं। अब उनकी जेब भी खाली होने लगी है। लॉकडाउन जब तक बंद नहीं होगा तब तो हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर डे 10,000 रुपये खर्चा जा रहा है। स्टाफ मिला के 10,000 रुपये खर्चा आता है। रोजाना 1 कुंटल चावल होता है, दाल 20 किलो, आलू 1 पैकेट। दोनों टाइम बांट रहे हैं। सुबह 12 बजे से, सुबह 10 से आपका 12, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। और जितना वो कर रहे हैं हम लोग, जितना हो सकता है। एक तरफ गुड्डी राव फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ उड़ीसा के भद्रक जिले के कुरुड़ा गांव के रहने वाली महिला किसान छायारानी साहू रोज 10 से 12 क्विंटल सब्जी लोगों को फ्री में बांट रही हैं। वो अपने 8 एकड़ जमीन में सब्जियां उगाती हैं। इस खेती से उनका परिवार चलता है। हर सुबह सब्जी तोड़कर वो बोरियों में भरती हैं और फिर गांव में बांटने के लिए निकल पड़ती हैं। इस दौरान वो साफ सफाई का खास ख्याल भी रखती हैं। देश में जो परिस्थिति है, गरीब लोग बहुत प्रॉब्लम है, उनको मैं हेल्प करता हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलता है। छायारानी अब तक 20 गांव में 15,000 किलो से भी ज्यादा सब्जी बांट चुकी हैं। छायारानी सिर्फ सब्जी ही नहीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी फ्री में खाना और दूध बांट रही हैं। छायारानी तो डॉक्टर हलीम बात कर रहे थे कि गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर तबलीगी जमात के मरीज बड़े कम हैं। देखिए, संयोग से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेकिंग न्यूज है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बारे में। मैंने बताया था हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े पढ़ के 48% मरीज वहां पर तबलीगी जमात के हैं जो छिपे हुए थे। और अब सीएम रूपाणी का बड़ा बयान ये आया है।
देखिए उन्होंने क्या कहा है तबलीगी जमात के बारे में। तबलीगी जमात की वजह से गुजरात में केस बढ़े हैं। भारतवासियों की आस्था की एक बात समझे कि गुजरात में इतना सर भारतवासियों की आस्था की बात मौलाना साहब ने समझी। भारतवासियों की आस्था की बात मौलाना साहब ने समझी। बताइए ना मुझे, जवाब दीजिए ना, मुझे जवाब दीजिए। तालाबंदी के दौर में कुछ विचित्र फैसले लिए जाते हैं जिनकी नकल जब दूसरी जगह पर होती है तो वो विचित्रतम फैसले में बदल जाते हैं। हरियाणा ने एक ऐसा फैसला लिया। पहले फैसला किया कि दिल्ली से लगने वाली सारी सीमाओं को और सारे रास्तों को सील कर देंगे। फिर ये भी देखने को आया है कि कई जगहों पर उन रास्तों में गड्ढे खोद दिए। अब आप बताएं कि इसी तर्ज पर अगर सभी राज्य सरकारें दूसरे राज्यों से आने वाली सड़कों में गड्ढे खोद डालें तो इस कड़की में जनता का कितना नुकसान होगा। वो सड़कें तो बनी हैं आपके टैक्स के पैसे से, अब गड्ढा भी खोदे जाएंगे आपके टैक्स के पैसे से और भरे भी जाएंगे आपके टैक्स के पैसे से। यह रास्ता दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर गड्ढे कर दिए गए। पक्की सड़क को सरकारी अधिकारी ही खुदवा गए। अब इसे बनाने के लिए भी फिर से जनता के पैसे खर्च होंगे। सोनीपत के खरखौदा ब्लॉक में दिल्ली से कई रास्ते खुलते हैं, मिलते हैं। इन रास्तों को बंद करने का ये तरीका निकाला गया है ताकि कोई ना आ सके। क्या यही एक तरीका था इन रास्तों को बंद करने का? हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली के सरकारी मुलाजिम और सब्जी मंडी जाने वालों से उनके यहाँ संक्रमण फैला है, इसलिए हरियाणा से दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी नहीं जा सकेंगे, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की छूट होगी। अगर दिल्ली से आने वाले लोगों को रोकने के लिए सड़कों में गड्ढे करना जरूरी है, हरियाणा का ये आइडिया कमाल का है, तो उस लिहाज से तो देश के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में गड्ढे खोद दिए जाने चाहिए, क्योंकि बाहर से ही कोई संक्रमण लेकर भारत आया था। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुद्दा हमारा पालघर है, बाकी की रामायण क्यों पढ़ रहे सतीश प्रकाश? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। जब तक उत्तर प्रदेश का मामला नहीं आया, सेक्युलर ब्रिगेड क्यों खामोश थी सतीश प्रकाश? जवाब दीजिए, सेक्युलर ब्रिगेड क्यों खामोश थी सतीश प्रकाश? इसका जवाब दीजिए। आजादपुर सब्जी मंडी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। शायद ये वजह रही कि हरियाणा ज्यादा अति सतर्क हो गया और इस तरह के फैसले लिए गए वहां पर। मगर दूर दराज के इलाकों में भी इसी किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं। लोग आशंकाओं में, कम जानकारियों के कारण घबराहट में एक दूसरे के मोहल्ले को बांस से, दीवार से, पत्थर लगाकर बंद कर दे रहे हैं। रास्ता बंद करना कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। अगर एम्बुलेंस के जाने की जरूरत पड़ गई तो एम्बुलेंस वहां तक नहीं जा सकेगी। यह वीडियो चंपारण से विनय जी ने भेजा है। 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क को ग्रामीणों ने दीवार बनाकर बंद कर दी। यह सड़क उस गांव की तरफ जाती है जहां के एक व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है, तो करमुआ गांव के लोगों ने रास्ता ही बंद कर दिया। रात भर में ईंट से दीवार बना दी। इसका मतलब है कि लोगों को अभी भी कोविड-19 के बारे में समझाने की जरूरत है। इस तरह की हरकतों से जिनके लक्षण होंगे वो डर से बाहर भी नहीं आएंगे। दुनिया में जहां लाखों केस हुए, हजारों लोग मर गए, वहां भी इस तरह की हरकतें नहीं हुई। रास्तों में गड्ढे नहीं किए गए, दीवारें नहीं बनाई गई। तालाबंदी को लेकर अलग अलग कल्पनाएं की जा रही हैं। बिना जानकारी और विचार के सबको कड़े निर्णय करने का चस्का लग गया है। सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है, ये बात याद रखिए।